अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्थ से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, वो आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। ठीक है, ये हम जो है स्टार्ट करेंगे और इसका ये टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका चैप्टर 10 का टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर 10 आपका जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है और इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक ही आपका जो बन रहा है वो यही है। ठीक है, और आज हम इसके थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। ठीक है, इसकी जो आपके सामने ये मैंने एक पहाड़ सा बनाया हुआ है छोटा सा। ये बेसिकली पहाड़ तो नहीं है, ठीक है, ये एक कर्व है जिसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। यहाँ से ये चल रही है और ये आपकी जो चोटी है यहाँ पे पहुँची है और फिर यहाँ से ये नीचे आ रही है। तो ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व को हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। और इस नॉर्मल कर्व के अंदर ये दो तरह के कलर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर में एक लाइन है। अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो इस कर्व के अंडर जो एरिया होता है, टोटल एरिया, वो 1 के इक्वल होता है। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 0.5 और 0.5, इनको प्लस करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, ये वाली साइड इक्वल होती है इस साइड के। ठीक है, सेंटर की जो लाइन होती है आपके पास से जो नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या नॉर्मल कर्व का मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं, बिकॉज सबसे ऊंचा पॉइंट यही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों एवरेजेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम, इस सेंट्रल पॉइंट को, मैक्सिमम ऑर्डिनेट को म्यू से जाहिर करेंगे। इस कर्व की शेप और इसकी थोड़ी सी आपने कुछ पॉइंट्स आपने देखे हैं। ठीक है, इसके अंडर का जो एरिया होता है, ये बेसिकली हमने इसमें फाइंड करना है। इस चैप्टर के अंदर हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें हमने इस एरिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वेयर। ये जो गोल सा और ये ऊपर 6 की तरह बना, ये 6 नहीं है बल्कि ये सिग्मा है, सिग्मा स्क्वेयर, यानी कि वेरिएंस है ये। ठीक है, बिकॉज सिग्मा जो होता है, सिंपल सिग्मा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, ये गोल दायरा लगा के और ऐसे बिल्कुल सीधी सी लाइन, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा स्क्वेयर। ठीक है, और ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही है ई एक्सपोनेंट के साथ, एक्सपोनेंशियल है ये, इसकी पावर में आ रहा है -1/2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या PDF भी कहते हैं। P फॉर प्रोबेबिलिटी, D फॉर डेंसिटी एंड F फॉर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा PDF होता है, हम इसको यूज़ करते हैं और एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जितना हमें पूछा जाए वो हम फिर फाइंड करते हैं। इसी फंक्शन की मुख्तलिफ शेप्स हैं जो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे मज़ीद, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर देंगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के लिहाज से होगा, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह का हम फिर उस एरिया को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें जो कि बहुत ज़रूरी हैं और इस पूरे चैप्टर में वो आपके लिए बार बार यूज़ हो सकती हैं, आपको आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प आउट करेंगी। छोटे छोटे पॉइंट्स ये आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस चैप्टर का जो निचोड़ है ना, वो इस वीडियो के अंदर है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको कम्प्लीट देख लेना है। अच्छा, इसमें इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, अगर हम x की बात करें, ये जो x दिया हुआ है, ये वाला x, और यहाँ पे भी x है, इस x को हम एक नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद ये जो म्यू होता है, ये हमारा मीन होता है, ये देखें। ठीक है, ये म्यू यूज़ हुआ है इसके अंदर, इसको हम मीन कहते हैं।
उसके बाद है सिग्मा स्क्वायर। जैसे कि पहले बताया था आपको, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, अगर ऊपर स्क्वायर ना हो वेरिएंस का तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस होता है, ठीक है। देन इस फंक्शन की ये जो नॉर्मल कर्व है, ये जो इस का एरिया का, इसका कुछ रेंज भी तो होगी। जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमें रेंज का भी पता होना चाहिए। तो इसकी रेंज -∞ से +∞ होती है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है। -∞ टू +∞ इसकी रेंज होती है, और ये एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। और अगर हम इसकी शेप को देखें तो ये बेल शेप है, ठीक है। बेल का पता है ना आपको क्या होती है, एक बेल जो लटकी होती है, ठीक है, तो वो इस शेप की होती है। तो इसकी शेप जो है इस नॉर्मल कर्व की या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, ये बेल शेप होती है, ठीक है। देन इसका जो टोटल एरिया होता है अंडर द नॉर्मल कर्व वो 1 के इक्वल होता है। जैसे कि आपको अभी बताया था, 0.5 पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज़ आती हैं सारी, और 0.5 ये जो नेगेटिव साइड पे वैल्यूज़ आती हैं। तो ये दोनों को जब हम प्लस करते हैं, इस एरिया को और इस एरिया को, तो वो 1 के इक्वल आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एरिया 1 के इक्वल होता है, ठीक है। देन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये साइमेट्रिकल होती है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में याद हो, अगर आपको पढ़ा होगा कि साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन, मीडियन और मोड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो लिहाजा इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस पॉइंट पे मीन, मीडियन, मोड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये साइमेट्रिकल है। इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट अगर हम पूछा जाए अगर आपसे, वो क्या होता है, वो x = म्यू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है ये इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट पॉइंट होता है, ठीक है, और ये इसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। देन इसमें अगर आपसे क्वार्टाइल्स निकालने के लिए पूछा जाए, क्वार्टाइल्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, पार्ट 1 में आपने देखे होंगे। Q1 होता है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, Q3 होता है अपर क्वार्टाइल, और एक और होता है जिसको हम मिडिल क्वार्टाइल कहते हैं, जो कि मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो Q1 अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। Q1 को हम यहाँ पे x 0.25 भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो Q1 होता है ये आपका जो डाटा होता है उसके 25% पे आपका क्वार्टाइल 1 होता है, ठीक है। इसीलिए हम x के साथ 0.25 लिखते हैं, एक नोटेशन है Q1 की। Q1 भी लिख सकते हैं, x 0.25 अगर आ जाए कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्वार्टाइल 1 है, Q1 है या लोअर क्वार्टाइल है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, ठीक है। और अगर हम Q3 फाइंड करने जाएं तो जैसे कि आपको पता है कि Q3 हमारा जो होता है वो डाटा के 75% पे हमारा क्वार्टल थर्ड बनता है, जिसको अपर क्वार्टल कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे सेंटर में आता है प्लस, ठीक है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। तो ये आपका निकल आएगा क्वार्टाइल थर्ड, यानी कि म्यू की वैल्यू में हम प्लस करेंगे दिस वैल्यू और सिग्मा की भी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो जब ये सारी चीज़ें गिवन होगी तो हमें इस फॉर्मूला को ज़ुबानी चूँकि आता होगा हमें, तो हम इसमें पुट करके और अपना थर्ड क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल हम फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला आपका सेम है जैसा कि फर्स्ट ईयर में था, Q3 - Q1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है। और अगर क्वार्टाइल डेविएशन आपको उसने इस मेथड से ना पूछा जाए, इस मेथड से पूछ ले, ये छोटे छोटे फार्मूलाज भी हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं सारी, ठीक है ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन में बाज़ दफ़ा वो हमें सिग्मा की वैल्यू दे देता है क्वेश्चन के अंदर और कहता है कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें, यानी कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कोई, ठीक है, कोई भी, और उसका अगर सिग्मा हमें दिया जाए, लाइक कि वो कह ले कि सिग्मा इसका है 4, ठीक है, तो हमें इसका क्यू डिफाइन करके दिखाएं। तो आपने जस्ट सिंपल 4 पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, ठीक है, और इसको सॉल्व करके क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर डेटा का मीन डेविएशन फाइंड करने को कहा जाए, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/5 इंटू सिग्मा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी तो हम ये फाइंड कर सकेंगे इजीली। देन मोमेंट्स की अगर हम बात करें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसके मोमेंट्स जो होते हैं उनमें आपको याद रखना है कि ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स आर 0, यानी कि ऑड ऑर्डर, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का तो आपको पता ही है ना क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड नंबर्स होते हैं, जबकि 2, 4, 6, 8, 10
वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, मतलब ऐसा हर नंबर जो 2 पे डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें μ1 μ3 μ5 ये सारे ज़ीरो होते हैं, ये ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। μ5 के बाद अगर μ7 आ जाता है, μ9 आ जाता है तो वो आपको पता हो कि वो ज़ीरो होगा क्योंकि वो ऑड मोमेंट है। जबकि जो इसमें दूसरे मोमेंट्स होते हैं जैसे कि इवन, जैसे इसमें μ2 अगर हम देखें तो वो वेरिएंस के इक्वल होता है। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो सेकंड मोमेंट होता है वो वेरिएंस के इक्वल होता है, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट और थर्ड मोमेंट ज़ीरो होता है, जबकि μ4 इसमें मोस्टली हम μ4 ही फाइंड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो μ4 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा 3 × सिग्मा की पावर 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्यूनेस की, तो आपको याद होगा कि स्क्यूनेस के लिए हम B1 या β1 इलामत इस्तेमाल करते होते थे इसकी, और ये इसका फॉर्मूला था कि μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। तो जैसे कि आपको पता है कि μ3 तो ज़ीरो होता है, ठीक है, तो व्हेन 0 डिवाइडेड बाय सम वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 0 होता है। तो β1 अगर ज़ीरो आए तो आपको पता है कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो साइमेट्रिकल होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। इस तरह अगर हम कर्टोसिस की बात करें तो कर्टोसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं B2 से या β2 से, और इसका फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें और इसका आंसर अगर 3 आ जाए तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है मीज़ोकार्टिक। तो इसमें मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन मीज़ोकार्टिक और साइमेट्रिकल ही होती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने फाइंड करनी है इसके अंदर, और यही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट दोबारा से एक दफ़ा देखिएगा और इन चीज़ों को याद रखें, इनको अपनी बुक पे, अपनी नोट्स में इनको लिख लें, अपने बुक पे इनको हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे आगे जाके। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो मज़ीद इंशाल्लाह कल और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में करें, पूछें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मिलती रहें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।